जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्टूडेंट करियर इंस्टीट्यूट में मैं सुनी आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। साथियों, सीटेट से संबंधित जो आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर सीरीज करा रहा हूँ, उसी के क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि है आपके मैथ्स पेडागॉजी से रिलेटेड। साथियों, आपके एग्ज़ाम में बात करूँ तो मैथ्स पेडागॉजी से पूरे 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम किसी स्टूडेंट का अरिथमेटिक पोर्शन थोड़ा सा कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में मैथ्स में अपने मार्क्स को अच्छा करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए उस स्टूडेंट्स को पेडागॉजी पोर्शन में अगर वो अच्छा कर पा रहा है तो आसानी से उसके मार्क्स जो हैं वो बूस्ट हो जाते हैं। साथियों, आपके इस 15 मार्क्स की तैयारी आज से मैं शुरू करता हूं और विश्वास कीजिए कि आपके इस 15 में से बहुत आसानी से, अगर आप केवल और केवल यही लेक्चर लेते हैं, फिर भी आप 12 से 13 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। साथियों, आइए पहले क्वेश्चन पर को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है एग्जाम में। प्रश्न बना था साथियों कि कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। ठीक है ना? और कहा कि कार में 4 बच्चे थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे। उपरयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या कह रहा है कि कक्षा 1 में राधा ने एक अवधारणा का परिचय देते हुए कहा बच्चों से कि एक कार में 4 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। अब हुआ क्या कि उसमें से एक बच्चा बाहर निकल गया। ठीक है ना? तो अब कार में 3 बच्चे हैं। तो इस प्रक्रिया को या इस कथन को, इस कॉन्सेप्ट को जो बच्चों को राधा समझा रही है, यह कॉन्सेप्ट समझाने के पीछे क्या मकसद है, इसी पर प्रश्न बना है। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। बाकी आप इस प्रश्न को समझे होंगे तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि राधा का मकसद जो है बच्चों को समझाने का, वह ये है कि आप सब्सट्रैक्शन कैसे समझ सकते हैं, आप घटाना को कैसे जान सकते हैं, उसी को समझाने का प्रयास है। एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है, बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे। क्या बच्चे जो हैं वो कार में 4 से 5 हो गए हैं कि संवर्धन की स्थिति को पढ़ेंगे? ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर है कि बच्चे समुच्चय के रूप में जोड़ की समझ विकसित करते हैं। बिल्कुल वही ऊपर वाला ऑप्शन बन गया, मतलब ही नहीं बनता। बच्चों में न्यूनन के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। तो बिल्कुल सही है कि यहाँ वो घटाव को समझ रहे हैं, यहाँ वो सब्सट्रैक्ट्स को समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। साथियों, बात करें कि ये जो आपका पेपर है, इस पेपर की बात करें जो आप सॉल्व कर रहे हैं आज, यह आपका 21 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, उसी पेपर को मैं आज हल करा रहा हूं। क्योंकि ये पेपर जो हैं ये आपको आईना दिखाएंगे, सीटेट एग्ज़ाम का आईना दिखाएंगे कि सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चंस को कीजिए, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ उससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कीजिए। विश्वास कीजिए, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करेंगे, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। साथियों, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइएगा। क्लास को अन्य मित्रों में भी शेयर कीजिएगा जो सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में शामिल है। रचनात्मक मूल्यांकन से मतलब क्या है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है ना? तो आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं कि रचनात्मक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है इन द केस ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन है गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना। ठीक। नेक्स्ट है
कि गणित में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। आप पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले ऑप्शन की अपेक्षा दूसरा ऑप्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। तीसरे को देखते हैं, छात्रों का श्रेणीकरण या वर्गीकरण, ये आप लेबलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं बनेगा ये ऑप्शन। फिर कार्य विधिक ज्ञान को जांचना यानी क्या कह सकते हैं, प्रोसीड्यूरल, ठीक है ना, प्रोसीजियल नॉलेज, तो यहाँ इससे संबंधित नहीं है। यहाँ रचनात्मक मूल्यांकन की बात करें तो रचनात्मक मूल्यांकन में क्या करेंगे आप, जो भी आपकी गणित की अधिगम शैली है उसको आप क्या करेंगे, पहचानेंगे और अपने टीचिंग स्किल्स में क्या करेंगे, टीचिंग टेक्निक्स में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। यही जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है। निगमनात्मक विधि यानी डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड की बात करें तो होता क्या है डिडक्टिव मेथड, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। बात करें डिडक्टिव मेथड यानी निगमनात्मक विधि की, तो निगमनात्मक विधि जो होती है यह इसके डिफिनेशन की बात करें तो यह नियम से उदाहरण की तरफ जाती है, यानी रूल्स टू एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ती है। तो आप एक एक ऑप्शन को पढ़ लीजिए, देखिए वह कौन सा ऑप्शन है जो रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ को फॉलो नहीं कर रहा है, वही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न जो है वो नेगेटिविटी को शो कर रहा है, नेगेटिविटी को पूछ रहा है, नहीं को पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है कि यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। फिर देखिए, इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। फिर नेक्स्ट है कि इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों की खोज करता है और उनका सामान्यीकरण करता है। बात करें चौथे ऑप्शन की, चौथे ऑप्शन में जो कैरेक्टर दिया गया है यह मित्रों निगमनात्मक विधि डिडक्टिव मेथड का नहीं दिया गया है, बल्कि यह ह्यूरिस्टिक मेथड का कैरेक्टर है। क्योंकि ह्यूरिस्टिक मेथड में आप नियमों को खोजते हैं, ठीक है ना, फिर उसका सामान्यीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, क्योंकि यह कैरेक्टर जो है वो निगमनात्मक विधि डिडक्टिव मेथड का नहीं है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वह आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं, तो पेडागोजी के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके, अगर बात करें क्वेश्चन सीरीज की, क्वेश्चन पेपर में जो नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन हैं तो वह 46 से स्टार्ट होती है। तो अब हम चौथा क्वेश्चन आज सॉल्व करवा रहे हैं जो कि 49 नंबर पर है। और प्रश्न है कि गणित की पदानुक्रम प्रकृति एवं अवधारणाएं तर्क संगत, संरचित और संबंधित हैं। फिर कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति है तो निम्न में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए क्या है, अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है ना। तो आइए एक एक ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे पदानुक्रम प्रकृति यानी हायरार्कियल नेचर की बात कर रहा है, ठीक है ना। जो शब्द आपको हिंदी में हार्ड लगेंगे, जटिल लगेंगे, हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का भी मैटर है, दोनों चीज़ें एक साथ स्क्रीन पर नहीं आती, इसलिए हम केवल हिंदी पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है ना। हायरार्कियल प्रकृति के नेचर के बारे में इसमें पूछा गया। तो आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला है कि आप देख पा रहे होंगे कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। योग के अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, तो ये तो सही है कि आप पहले योग सीखते हैं, योग के बाद आप मल्टीपल टाइप जब योग करते हैं तो उसी को क्या गुणन कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, फैक्टर, ठीक है ना। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन कि योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आइए हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है कि
गणित अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए? जी नहीं। गणित मूल्यांकन अगर बात करें मैथ्स की संक्रियाओं की, तो गणित की संक्रियाएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की हैं, ना कि केवल योग ही गणित की संक्रिया है। और अगर गणित की संक्रिया आपको नहीं पता होगी तो मैं गणित को बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, गणित को बिल्कुल भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए गणित की संक्रिया की बात करें तो वह आपका एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। तो ये 4 प्रकार की हैं, तो केवल आप एडिशन को ही नहीं ले सकते, इसलिए यह ऑप्शन जो है ये गलत हो जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो कह रहा है कि योग और गुणन यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से अलग है। नहीं मित्रों, या एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, बल्कि ये एक दूसरे में सन्निहित है। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। चौथे ऑप्शन की बात करें तो कह रहा है कि संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप संख्या को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ना तो आप जोड़ पाएंगे ना तो आप घटा पाएंगे, यानी ना तो आप एडिशन कर पाएंगे ना तो आप सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि अगर बात करें कि हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स की, तो इसमें सबसे उपयुक्त चीज़ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, जिसमें योग की अवधारणा का निर्माण जो है वो योग, फिर से देखिएगा कि योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है, और उसके बाद बात करें व्यवकलन की या बात करें किसी भी संक्रिया की, तो उसको सीखने से पहले आपको संख्या को पहचानना जरूरी होता है, यानी संख्या का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जिस ऑप्शन में ए और डी दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। तो आइए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है, इसका कारण क्या हो सकता है या यह हो सकता है? मतलब कि उच्च कक्षा में जो छात्राएं हैं उनकी भागीदारी जो है वो छात्रों की तुलना में कम होती है, इसका क्या कारण है? एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पॉइंट्स को पहले कह रहे हैं कि छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। नेक्स्ट है कि पूछ रहा है कि सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। पूछ रहा है कि जो उच्च शिक्षा में गणित पढ़ने की भागीदारी जो है वो छात्रों की तुलना में छात्राओं की कम है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि गणित विषय कठिन है इसलिए छात्राएं नहीं पढ़ती। इसका कारण ये भी नहीं है कि गणित पढ़ने में छात्राओं की रुझान कम है, बल्कि इसका कारण केवल एक ही है कि ये जेंडर रूढ़वादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि जो सामाजिक और समाज में या शिक्षकों द्वारा ये जेंडर स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि छात्राएं जो होती हैं वो मैथमेटिक्स में, गणित में कमज़ोर होती हैं। ठीक है ना, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। छात्र और छात्राएं एक रूप से गणित को सीख और पढ़ सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी, केवल सी जिस ऑप्शन में है वही आपका सही जवाब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 51 की। प्रश्न नंबर 51 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति में निदान में सहायक नहीं है? फिर से देखिएगा कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो कि अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति में निदान में सहायक नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई जटिल, कोई हार्ड
टॉपिक आपको मिल जाता है या हार्ड नेचर का कोई मतलब कोई टॉपिक या कोई क्वेश्चन बन जाता है, तो ऐसी की स्थिति में उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं, इसके बारे में कौन सी विधि ऐसी है जो कि आपके लिए उपयुक्त नहीं होगी या आपके लिए सहायक नहीं होगी। तो आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है कक्षा का अवलोकन, बिल्कुल कक्षा का अवलोकन आपको करना चाहिए। फिर है मौखिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण, आप पूछिए उस टॉपिक से संबंधित कुछ सामान्य सी चीज़ें और देखिए कि आपके क्लास का लेवल क्या है, वो कहाँ तक की चीज़ों को जानते हैं, उस टॉपिक पर स्टूडेंट्स का प्री नॉलेज क्या है। ये सारी चीज़ें आप किससे मौखिक चीज़ों से जान पाएंगे, मौखिक पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर है छात्रों का लिखित कार्य, बिल्कुल आप छात्रों के लिखित रिटन रिकॉर्ड्स को भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो इस टॉपिक को किस लेवल तक राइट डाउन किए हैं, उनके पास नोट्स क्या हैं। फिर क्या है संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। संचयी और उपाख्यानात्मक की बात करें तो ये कम्युलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात कर रहा है। इसकी इंग्लिश की बात करें तो ये कम्युलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। तो बिल्कुल ये भी जो है वो किसी विशिष्ट नेचर के बारे में किसी विशिष्ट नेचर के डायग्नोस में मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और फिर नेक्स्ट है कि योग्यता परीक्षण, इसे कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर बात करूं कि किसी भी विशिष्ट प्रकृति के निदान में हेल्प में बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है यह बिल्कुल भी सहायक सिद्ध नहीं होता। तो आ जाइए एक एक ऑप्शन को देख लीजिए, क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है यह आपकी योग्यता को प्रदर्शित करता है, ना कि किसी टॉपिक में टॉपिक को की कठिनता या सरलता को पहचानने में मदद करे, ठीक है ना। एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी योग्यता को पहचानता है, ठीक है ना। तो बात करें तो जिस ऑप्शन में केवल ई है यही आपका सही जवाब हो जाता है। आप ऑप्शन नंबर 4 देख पा रहे होंगे, यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ध्यान दीजिएगा, केवल हिंदी पोर्शन को हम ले रहे हैं और प्रश्न है कह रहा है कि आप देख पा रहे होंगे 34 गुणे 36 यानी 34 × 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई संख्या प्रणाली का प्रयोग करती है। आइए देखते हैं क्या है। कह रहे हैं अब कैसे सॉल्व किया इसने, देखिए कह रहा है 34 को इन्होंने क्या किया है, 34 को इन्होंने 30 + 4 कर दिया, ठीक, ये तो 34 हो गया। उसके बाद इसने क्या किया, मल्टीप्लाई 6 है ना, तो इसने मल्टीप्लाई 6 कर लिया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, आगे जब ये ले गए तो अब क्या होगा, अब इसमें अगर आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने की ब्रैकेट हटाएंगे इसका, तो 30 में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा और 4 में भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। आप देख पा रहे होंगे वही इन्होंने किया है, 30 में 6 का मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस करके 4 × 6 किया है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि जब 30 × 6 करेंगे तो 30 × 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 180 और 4 × 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 24। इस प्रकार से वो 204 यानी 204 प्राप्त कर लेती है, ठीक है ना। तो कह रहा है इस प्रकार से जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करती है तो इस प्रकार यह प्रणाली जो है वो किस प्रकार की प्रणाली है वही प्रश्न पूछ रहा है। देख सकते हैं कि उपर्युक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। तो आइए हम देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है, ठीक है ना, और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचरित करने में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है, वह उसका अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन पर अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो मल्टीप्लिकेशन की सारी बारीकियों को समझ पा रही है, इसलिए उसने उसे अलग अलग फैक्टर करके चीज़ों को आसान बना करके सॉल्व कर लिया। क्योंकि 34 में डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लिकेशन करना हार्ड है अपेक्षाकृत 30 का 6 में और 4 का 6 में करने से, ठीक है ना। तो इसलिए उसने उन चीज़ों को बिल्कुल कैटेगराइज कर लिया। तो अगर नीचे भी ऑप्शन देख लेते हैं, वैसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होने की पॉसिबिलिटी बनती है। नीचे है
कि यह गुणन की एक मानक कलन विधि है, नहीं मित्रों। और फिर नीचे आगे लिखा हतोत्साहित की जानी चाहिए, गलत बात है। विद्यार्थियों को गुणन व अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। अवधारणात्मक ज्ञान है, गुणन का ज्ञान है, तभी तो वो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को फैक्टराइज किया उसने और आसानी से अपने आंसर तक पहुंच पाई। नेक्स्ट है कि यह गुणन की समस्या को हल करने की एक तात्कालिक अनुमान और प्रयास नहीं, हिट और ट्रायल मेथड नहीं है साथियों, यह हिट और ट्रायल मेथड नहीं है। ऐसा नहीं है कि यकायक उसने के आंसर को प्राप्त कर लिया, ठीक है ना, यह उसने चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझा है, अंडरस्टैंड किया है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 की, क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, दिक् स्थान, माप के शिक्षण से जोड़े जाते हैं। बात करें आकार यानी शेप, बात करें दिक् स्थान यानी स्पेस, ठीक है ना, बात करें या प्लेस कह सकते हैं दिक् स्थान को, ठीक। फिर माप की आप मेजर जानते हैं। यह किससे संबंधित चीज़ें हैं, वही प्रश्न पूछा गया। पहला है कि सममितियाँ खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, बात करें स्क्वायर हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, सौंदर्यात्मक माने मतलब अच्छी लगने वाली चीज़ों को भी इनके माध्यम, इनकी हेल्प से बनाया जाता है। तो बिल्कुल चीज़ सही है। फिर है कि सांख्यिकीकरण यानी अंक गणितीकरण यानी अंकों की अवधारणाओं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ा जाता है। आप जानते हैं शेप साइज का इस्तेमाल आप किस में करते हैं, एरिया निकालने में या आप पेरीमीटर निकालने में इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। शिक्षार्थियों में प्रारंभिक गणित का बढ़ावा देना नहीं, गणित का बढ़ावा देने के लिए आपको स्पेस प्लेस की ज़रूरत नहीं होती, आपको माप की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ अंकों की ज़रूरत होती है, डिजिट्स की ज़रूरत होती है। फिर कह रहा है केवल विज्ञान के साथ गणित का समाकलित करते हैं, यह भी गलत है। तो जिस ऑप्शन में पॉइंट 1A और पॉइंट B दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब बनता है। तो आइए देख लेते हैं। ए और बी दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, और ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपके 53वें प्रश्न का सही जवाब बन जाता है, ठीक है ना। तो आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सूक्ति, ठीक है ना, गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। सूक्ति स्टेटमेंट कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है कि गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है का अर्थ है। आइए एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला है बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। नहीं, केवल अभिभावकों का नहीं है, शिक्षक भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जाता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखते हैं घर में ही बच्चा कोई सामान लेने जाता है तो वहाँ भी अंक गणितीय प्रक्रियाएं जो हैं सम्मिलित होती हैं। पैसा देता है, उसके बाद हो सकता है रिटर्न लेना, कितना पैसा देना है, कितने पैसे उससे चेंज रिटर्न लेने हैं। आप देखते हैं बच्चा जाता है तो कितने ग्राम सामान लेना है या केजी सामान लेना है, कितने लीटर चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें वो अपने परिवार के माध्यम से ही सीखता है। तो यह बात करें गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, तो इसका बिल्कुल सटीक व्याख्या जो स्टेटमेंट जो ऑप्शन कर रहा है वह ऑप्शन नंबर 2 है, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब बन जाता है। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार से उत्तर का क्या कारण हो सकता है, ठीक है ना। आपने किसी बच्चे से शाब्दिक प्रश्न पूछा, जैसे मान लीजिए कि आपने नितिन से पूछा कि नितिन मैंने राम को 10 आम दिए,
मैंने घनश्याम को 15 आम दिए और उसके बाद आपने कहा कि राम और घनश्याम को जो मैंने 10 और 15 आम दिए उनमें से घनश्याम के 5 आम खराब निकल गए और उसने उसे फेंक दिया, राम के 2 आम खराब निकल गए, उसने उसे फेंक दिया, तो टोटल अच्छे आम कितने हुए। तो ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वह इन चीज़ों को नहीं टैकल कर पाता, इन चीज़ों को नहीं समझ पाता कि हमें इसमें क्या करना है, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ये चीज़ें उसे समझ में नहीं आती। तो वह पूछता है आपसे कि हमें इसमें करना क्या है। इस प्रकार की समस्या जो है वो किस रूप में जानी जाती है, किस रूप में समझी जा सकती है, उसी पर ये प्रश्न बना है। आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि इस कठिनाई को हम किस रूप में देखते हैं। पहला है कि बच्चे शाब्दिक प्रश्नों को पसंद नहीं करते हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो नहीं समझ पाता उसे आपको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोई बातें नहीं होती। फिर शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भीति होती है। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। ठीक, फिर कह रहा है कि बच्चे आलसी और प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल बिना सोचे विचारे आप अलग कर दीजिए, क्योंकि इससे इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, उसके बाद आप देख पाएंगे कि शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों की दुर्भीति होती है। तो छात्रों की दुर्भीत होती है, इससे कोई मतलब नहीं। बच्चा डर रहा है, यह तो उसका नेगेटिव पॉइंट बन गया। आपको ये देखना है कि अगर वो ये चीज़ें पूछ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है ना। अब यानी वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, वो ये नहीं जान पा रहा है कि हमें क्या करना है, तो इस चीज़ की उसमें कमी है। यानी बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है। यही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों का एक निश्चित क्रम तैयार किया। ठीक, उन्हें एक यादृच्छिक क्रम से व्यवस्थित किया गया है। मतलब एक शिक्षक जो है वो ज्यामिति की कुछ आकृतियां दिया, ठीक है ना। आकृतियां देने के बाद उसने कुछ ऐसी बातें उससे कही है कि ऐसे सिस्टम इतनी 3-4 बातें उसको बताई हैं, और 3-4 बातें बताने के बाद उसने कहा कि कैसे हमें इन चीज़ों को अरेंज करना। ठीक है ना। तो आपको उन्हीं चीज़ों को अरेंज करना है। तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं और चीज़ों को अरेंज करते हैं। ठीक, बात करें अब एक एक को पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद अरेंज करने का प्रयास करते हैं। पहला है कि छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। ठीक, फिर है छात्र अपने आसपास की द्विआयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। ठीक, फिर है कि छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वे इसके समान की वस्तुओं को अपने आसपास पहचानें। और लास्ट में है कि छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। 4 बातें कही गई हैं और आप इसे अरेंज कीजिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो, आपको उस चीज़ को हमेशा प्रायोरिटी में रखना होगा। उस स्टेटमेंट को हमेशा आप प्रायोरिटी में रखेंगे जो स्टेटमेंट उस छात्र के, उस स्टूडेंट्स के दैनिक जीवन से रिलेट करते होंगे। ठीक है ना। तो आप उस ऑप्शन को सबसे पहले पकड़िए जो छात्र के दैनिक जीवन से रिलेट कर रहा है। तो अगर आप स्टेटमेंट नंबर सी को देखेंगे, तो स्टेटमेंट सी जो है यह छात्र के दैनिक जीवन से रिलेट कर पा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले आप किसको रखेंगे? सी को रखते हैं। ठीक, सी को रखने के बाद आपको क्या करना है?
अब आपको देखना है कि जो आकृति या जो वस्तु आपने उसे दी है उसे आप मूर्त रूप में उसे दीजिए, मतलब उस आकार को वह क्या करे, जो भी आकार है वह उसे फील कर सके, उसे वो टच कर सके। तो बात करें अपने आसपास की द्विआयामी वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं, यानी जो चीज़ें वो द्विआयामी, यानी द्विआयामी किसे कह सकते हैं, डायमेंशनल क्या हैं, रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है ना, स्क्वायर्स हैं, ये क्या हैं, डायमेंशनल हैं। तो अब क्या है, जो चीज़ें उसने देख रखी है उन चीज़ों को अगर आप दिखाएंगे तो वह उन्हें आसानी से उसका चित्र बना पाएगा। ठीक, तो आप यहाँ क्या कर दें, आपको अब क्या करना है, बी ऑप्शन ले लेना है, ठीक है ना। बी के बाद क्या है, अब आप उसके बाद देख पा रहे होंगे कि कोई चीज़ आप क्लासिफाई वर्गीकृत कब करते हैं, जब आप कोई प्रक्रिया को आखिरी स्टेज पर लेकर जाते हैं, यानी ये डी जो है यह आपके लास्ट स्थिति कंडीशन में आएगा। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, आपको दो एक चीज़ें नहीं आ रही हैं फिर भी आप इस ब्रांचियल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। केवल आपको करना क्या है, निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आप के कुछ चीज़ों को जान रहे हैं, उसी की मदद से सही उत्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप आसानी से सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। तो सी और बी को पहले देख लीजिए किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में बी सी है, नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में सी और बी है, ठीक। अब आपको देखना है कि डी जो है वह लास्ट में ही आएगा, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं डी जो है वह लास्ट में ही आया है, तो आपके प्रश्न का सही उत्तर जो है वह क्या होगा, सी, बी, ए और डी, ठीक है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 56वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 की बात करें तो 57 में पूछा गया है कि कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने एक क्रियाकलाप का आयोजन किया, ठीक, जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा। ठीक, वह क्या कर रहा है, वह योग पढ़ाने के लिए कुछ क्रियाकलापें दिया, कुछ क्रियाकलाप किया, जिसमें क्या किया उसने, कुछ रंगीन मोतियों को कलेक्ट किया और उसी के माध्यम से योग की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास कर रहा है। तो उसी में पूछ रहा है कि अध्यापक इस क्रियाकलाप में कौन सी स्किल का विकास करना चाहता है, ठीक है ना, किसका विकास करना चाहता है या उससे बच्चे क्या डेवलप कर सकते हैं। तो आइए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। अनुमान लगा सकते हैं, फिर है मार्गदर्शन यानी दृश्यीकरण, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक, फिर क्या है निरूपण यानी प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक चीज़ हमें बताइए, आप ध्यान से देखिएगा कि 57 नंबर प्रश्न को हम कर रहे हैं, क्या जो चीज़ें आप देख रहे हैं उस पर आपको अनुमान लगाने की ज़रूरत है, गेस करने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। जो चीज़ें आप देख रहे हैं आप उसको क्या करेंगे, आप उसका विजुअलाइजेशन करते हैं, आप उसका क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप उसका प्रदर्शन करते हैं, आप उसका दृश्यीकरण करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है ए, यह गलत हो जाता है। बाकी बी और सी जो हैं यह आपके प्रश्न के सही जवाब हो जाते हैं। आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में बी और सी दोनों सम्मिलित किया गया है, वही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब है। साथियों, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने अन्य मित्रों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि आपकी तैयारी किस रूप में, किस दिशा में जा रही है उसका अनुमान आपको, उसका आकलन ये आपको कराएंगे, उसका अनुमान ये आपको लगवाएंगे, ठीक है ना। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है कि एक व्यवकलन प्रश्न 83 - 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33, यानी
उसने 3 में से 6 को घटा करके 3 लिख दिया और 8 में से 5 को घटा करके 3 लिख दिया। ठीक, छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? क्योंकि आप जान रहे हैं कि 86 में से जब आप 56 को घटाएंगे तो 33 नहीं 23 आएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसी गलतियां की हैं, तो वो कैसी गलती है उसी चीज को आपको देखना है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें। नहीं, छात्रों को कहें कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। नेक्स्ट को देखते हैं। उन्हें 1 अंक वाली संख्या के उदाहरण दें और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पर बढ़ें। नेक्स्ट है कि संख्याओं के पुनर्समूहन रीग्रुपिंग, ठीक, की समझ बनाने के लिए अस्थायी मान की अवधारणा पर पुनः विचार करें। क्योंकि बच्चा जो है वो 86 से 56 को घटाते समय गलती क्या किया है? स्थानीय मान की गलती किया है, क्योंकि वो कैरी नहीं पढ़ पाया, कैरी चीजें उसे समझ में नहीं आई। ठीक, इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे में नहीं है। इसी को आपको उस बच्चे में डेवलप करना होगा। ठीक, आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की, आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। इसकी बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, ये नहीं आ तो गया, नहीं आएगा, क्वेश्चन बड़ा है, केवल हिंदी ही देख लेते हैं। प्रश्न है कि कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना, कक्षा 1 के प्रकरण भिन्न पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो आइए एक एक को देख लेते हैं। कह रहा है कि अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। बिल्कुल, अलग अलग पदार्थों को देखोगे और तुलना करोगे तभी तो माप समझ सकोगे कि मापन क्या है, कैसे चीजों को समझ सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक, फिर है अमापक इकाइयों, तो अमापक जब आ गया तो मापन हम करेंगे कहाँ से? ठीक, यही कट गया। फिर है मानक इकाइयों के प्रयोग से मापों और तुलना करो। कहीं भी आप जब स्टैंडर्डाइजेशन कर देते हैं, किसी चीज को सेट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट शो करता है। ठीक है ना, तो ये बात भी गलत हो जाती है। लास्ट है कि पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। बिल्कुल सही है कि आप पदार्थों को कलेक्ट करो, समझो और उनमें तुलना करो, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो जिस ऑप्शन में ए और डी दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, और यह ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। आ जाइए आज के लास्ट क्वेश्चन पर और बात करते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पर कि जो दिया गया है कि पूछा है कि निम्न में से कौन से सही हैं। देख लीजिए कौन से सही हैं। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। किसका? मानसिक परिकलन कौशल। ठीक है ना, वो उनका जो डेवलपमेंट है वो मेंटल लेवल पर किया जाना चाहिए। ठीक, फिर है केवल ड्रिल। देखिए जब भी आप ऑप्शन में केवल पा जाएं तुरंत ही उसे नेगेटिव मानिए और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 99.99% केसेस में केवल वाले ऑप्शन नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो वहीं उन्हें काट दीजिए। फिर मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। साथियों, ए और सी दोनों बातें जो हैं वो मानसिक परिकलन कौशल के परिप्रेक्ष्य में सही हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो भी है बी और ए और सी, जो भी ऑप्शन ए और सी है वही आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपके प्रश्न का सही जवाब। साथियों, यह रही 15 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि मैथ्स पेडागोजी से संबंधित थी। साथियों, ये क्वेश्चंस आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। ये क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे आपकी जो मैथ्स की पेडागोजी स्किल्स है उसमें डेवलपमेंट होंगे। आपके प्रश्न और भी
आप में प्रश्नों को सॉल्व करने की स्किल डेवलप होती होगी, ठीक है ना, और आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल तक की है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो भी महत्व इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उसको थ्योरी क्लास के रूप में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपके सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो कहीं से थोड़ी भी कमी ना रह जाए, ताकि आप आपकी बार अपना सीटेट आसानी से क्वालिफाई कर पाएँ। अगर पहली बार दे रहे हैं तो क्वालिफाई कर लें, और दोबारा तिबारा दे रहे हैं तो नहीं क्वालिफाई किए हैं तो क्वालिफाई कर लें, अदरवाइज अपने मार्क्स को कम से कम बढ़ा ही लें, ठीक है ना। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।